उत्तराखंड में तबाही के बाद दर्द की कहानियां दिल दहलाने वाली हैं। आपको बता दें कि यात्रा करने जो लोग गए थे उनकी दर्द भरी कहानियां अब निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन हम उन तमाम लोगों को याद भी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ की ये पहल है जो गुमशुदा व्यक्ति, और किस तरह से आप हमें जानकारी दे सकते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। गुमशुदा व्यक्ति का नाम, आखिरी बार कहाँ देखे गए, कहाँ के रहने वाले हैं, आपका अपना नाम, आपका फ़ोन नंबर, आप कुछ और कहना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। और आप ये जो वेबसाइट है इस पर ये तमाम जानकारी भेज सकते हैं। एबीपी न्यूज़ ये पहल कर रहा है www.uttarakhand.abpnews.in, और ये तमाम जानकारी हम लगातार अपने टेलीविज़न पर दिखाएंगे। लगातार ये तमाम जानकारी टिकर पर दी जाएगी। हम आपकी मदद करने के लिए ये पहल कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तराखंड में तबाही के बाद दर्द की दिल दहला देने वाली कहानियां भी सामने आ रही हैं। चार धाम की यात्रा करने निकला अहमदाबाद का एक दंपत्ति हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गया। पत्नी पानी के बहाव में बह गई और पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उत्तराखंड में आई तबाही ने अहमदाबाद के गज्जर परिवार को ऐसा दर्द दिया है जो शायद ही कभी कम हो पाएगा। मणिनगर के रहने वाले अशोक गज्जर और उनकी पत्नी भारती बहन चार धाम की यात्रा पर निकले थे। रविवार को दोनों पति पत्नी केदारनाथ धाम पहुंचे थे कि तभी शाम को अचानक तबाही का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसकी चपेट में भारती बहन आ गई और पानी के तेज बहाव में बह गई। अपनी आंखों से इस दर्दनाक मंजर को देखने वाले अशोक गज्जर को इतना गहरा सदमा लगा कि उनको भी दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। भाभी जी पानी में बह गए हैं और भाई को उनको सदमा लगा, उसके हिसाब से ये उनको हॉस्पिटलाइज किया, लेकिन उधर उनका जान चला गया। उनका बेटा अभी वो भी नर्वस है, अभी 3 दिन से यही समाचार कल ऐसा समाचार सुना, उसको भी बड़ा सदमा लगा हुआ है। अशोक गज्जर का शव अब भी गौरीकुंड में है, लेकिन उनकी पत्नी भारती के शव का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में 60,000 से भी ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। अपने परिजनों की खोज खबर के लिए तस्वीरों के साथ सैकड़ों परिवार देहरादून में भटक रहे हैं। सभी की एक ही परेशानी है, कहीं से कोई राहत या ढांढस बंधाने वाली खबर नहीं मिल रही है। उत्तराखंड में कुदरत का कहर टूटने के बाद देहरादून पहुंचे इन लोगों पर चौतरफा मुसीबत टूटी है। हाथों में तस्वीर लिए ये लोग अपने परिजनों की तलाश में भटक रहे हैं। किसी को बेटे की तलाश है तो कोई भाई की जानकारी पाने के लिए दर दर भटक रहा है। देहरादून पहुंचे इन लोगों का आरोप है कि मुसीबत के इस दौर में कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। अधिकारी मिलते हैं लेकिन कोई ठीक ठाक जवाब देने को तैयार नहीं है। हम देख सकते हैं कि यहाँ जितने लोग आए अपने परिजनों की तस्वीरें साथ लाए और यहाँ हर किसी से गुहार लगा रहे कि कहीं किसी तरह से इनको मदद मिले हेल्प मिले, लेकिन अब तक इनको किसी तरह से कोई जानकारी नहीं मिल रही। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करके कि आप बताइए कौन कौन रिश्तेदार है आपके? छत्तीसगढ़ से आया हूँ मैं। ये जो लेफ्ट हैंड में जो दिखाई दे रहा है ये मेरे बड़े भैया और भाभी जी हैं और भतीजे हैं 2। ये पिछले 16 तारीख से लापता है केदारनाथ गुप्तकाशी के आसपास से, और ये साथ में मेरे भांजे हैं, ये भी लापता है। इनका मालूम चल रहा है कि ये गुप्तकाशी में अभी है। कोई संपर्क हुआ इनसे अभी संपर्क हुआ है, गुप्तकाशी में है पांडे लॉज में, पर इनकी तबीयत बहुत खराब है और ये यहाँ किसी भी तरीके से आना चाह रहे हैं पर कोई व्यवस्था नहीं हो रही है और इधर से हमको कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। आप बताइए आपके कौन रिश्तेदार? और मेरे खुद के बड़े भैया जो हैं और भाभी और दोनों बच्चे जो हैं वो वहाँ पर गए हुए थे केदारनाथ में, और केदारनाथ में 16 तारीख की रात को जो है शनिवार की रात को 11:30 बजे लास्ट मेरी बात हुई है। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं स्थानीय प्रशासन छत्तीसगढ़ शासन को भी एक अनुरोध करता हूँ कि वहाँ जाके उसको खोज के और उनको लेके आए। हमारे जानकारी मिल रही है हमारे देहरादून से बहुत कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बाकी सब इन लोग भी लगे हुए हैं, इनके पास जितनी जानकारी है उतनी हमको जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बताइए आपके कौन रिश्तेदार है? आपको मेरा खुद का अपना बेटा है 16 साल का। 16 तारीख की शाम को बात हुई थी, इसके बाद कोई बात नहीं हुई इससे। और जब दूसरे की सिम से बात करता है तो ये मैसेज मिलते हैं। मेरे देवर हैं, देवर के बच्चे हैं, मेरी ननद है। सुबह भी उनसे बात हुई थी, 5 दिन हो गए उनको ना कुछ खाना मिल रहा है, उनके लिए ना कोई सहायता मिल रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गंगोत्री गया था करीब 2000 श्रद्धालुओं का जत्था। कुछ लोग किसी तरह घर लौट आए, लेकिन ज्यादातर मुसीबतों के भंवर में फंसे हुए हैं। सुनिए गंगोत्री से लौट कर आए इन लोगों की दर्द भरी दास्तां।
उत्तराखंड में तबाही के बाद दिल्ली के इन लोगों पर भी बुरी गुजर रही है। गंगोत्री में भगवत कथा के एक आयोजन में शामिल होने के लिए करीब 2000 लोगों का जत्था दिल्ली से गंगोत्री पहुंचा था। जत्थे में शामिल कुछ लोग किसी तरह घर लौटने में कामयाब रहे, लेकिन शायद बाकी लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। पीतमपुरा के पुनीत कटारिया के बुजुर्ग माता पिता अभी भी गंगोत्री के रास्ते में फंसे हुए हैं। ना वहाँ पे खाने की व्यवस्था है, ना कोई मेडिकल सुविधा है, ना कुछ है। फ़ोन पे कभी कभी कांटेक्ट हो पा रहा है। हमारे महाराज श्री स्वामी धर्मदेव जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, जो वो लोग सुरक्षित बच गए हैं। पीने का पानी बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है, फ़ोन भी जैसे कैसे करके थोड़ा बहुत कभी कभार रात के समय मिल जाता है, नहीं तो बिल्कुल दयनीय स्थिति है जो भी उनसे बात हो रही है। पुनीत भगवान से दुआ मांग रहे हैं कि उनके माता पिता किसी तरह घर लौट आएं। कुछ इसी तरह दुआ अलीपुर इलाके के रहने वाले अनिल कुमार भी कर रहे हैं। अनिल अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ गंगोत्री गए थे। काम के सिलसिले में अनिल को जल्द लौटना पड़ा, लेकिन पत्नी और 2 बेटे बाद में आने की बात कहकर रुक गए और इसी दौरान तबाही रास्ते की रुकावट बन गई। कहीं और से कोई मदद मिल पा रही है, खाने की, पीने की, मेडिसिन, इस तरह की कोई अलग से बाहर से कहीं मिल रहा है उन लोगों को? इस तरह का कुछ बताएं। कुछ भी नहीं मिले उन लोगों को, बाहर से कोई आश्वासन मिले, कहीं से कोई मदद हेल्प नहीं मिल रही है वहाँ। तो क्या 18 के बाद कोई संपर्क हो पाया अपने परिवार से? कोई संपर्क नहीं हो पाया सर, नेटवर्क नहीं मिलते, न फोन होते, कुछ बात नहीं होते। शालीमार बाग के गोपाल मित्तल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। गोपाल मित्तल भी जत्थे में शामिल होकर भगवत कथा के लिए गंगोत्री गए थे। वो और उनका परिवार किसी तरह सही सलामत लौटने में कामयाब रहा, लेकिन उन्हें अब गंगोत्री के रास्ते में फंसे अपने कुछ रिश्तेदारों के लौटने का इंतजार है। वहाँ पर बहुत बुरी हालत है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बस के अंदर ही रात गुजारी है और नीचे बिछा करके सोए। न कोई मेडिसिन है, न कोई दवाई है, न कोई साधन है। होटल वालों ने भी बुरा हाल मचा रखा है, जो मर्जी आती है वही रेट लेते हैं। सुबह ठहरे हुए हैं, शाम को निकाल देते हैं बाहर। बहुत बुरा हाल है जी। मेरी बेटी के बहन के दामाद और ससुर अभी वहीं फंसे हुए हैं। वो नहीं आ पाए क्योंकि ओल्ड एज हैं बहुत ज़्यादा। तो जिस तरीके से ये लोग निकल के आए हैं, उनका आना संभव नहीं था, वो अभी वहीं पर फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के मटसेन इलाके का एक परिवार खुशनसीब था कि उन्हें मौत छूकर निकल गई। पूरा परिवार सकुशल लौटने में कामयाब रहा। सुखबीर उन खुशनसीब लोगों में से एक है जिन्हें मौत छूकर निकल गई। 10 मिनट या दम लेट हो जाते तो फंस जाते और खत्म हो जाते वहाँ पे। केदारनाथ में आई तबाही को भावेश ने काफी करीब से देखा है। भयानक दृश्य था, सामने मौत खड़ी थी। भोले बाबा की कृपा थी कि हम सकुशल अपने घर वापस आए। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के मटसेन इलाके से सुखबीर और भावेश समेत 7 लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर गए हुए थे। तभी कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ तबाह हो गया। 1-2 किलोमीटर पहले रुक गए थे वहाँ से, गौरीकुंड से। जब हम लोग सुबह 2 बजे निकले वहाँ से, तो हम देखते हैं कि पहाड़ चट्टानें खिसक रही थी। पानी का सैलाब था जबरदस्त तरीके से, और लोग बैग कुछ फंस गए थे, वो तो फंसे ही रह गए थे। जो बाहर थे वो सब निकल रहे थे। हम भी उनके साथ भागे, कुछ पत्थर उठाए और पत्थर उठा के हम वो बाहर की तरफ निकले। और 10 मिनट या दम लेट हो जाते तो फंस जाते और खत्म हो जाते वहाँ पे। कुदरत के इस विनाश लीला के बीच हजारों लोग फंसे थे, जिन्हें बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो नाकाफी थी। हजारों लोग वहाँ फंसे थे। 10-20 गाड़ियाँ हमारे सामने दबी, चिल्ला रहे थे, और हम भी भोले बाबा को सुमिर रहे थे कि भगवान हे भोले बाबा, हम बच जाएं, सभी लोग बचें। जब ऊपर पहाड़ टूट रहा है, गिर रहा है, बादल फट रहे हैं, तो फिर हम बचा न सके किसी को, इसका हमको भारी दुख है। अब जब ये 7 श्रद्धालु सही सलामत घर लौट आए हैं, तो उनके परिवार वालों ने भी राहत की सांस ली है। केदारनाथ में भंडारा चलाने वाली एक संस्था के 22 लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। हरियाणा के करनाल की बाबा केदारनाथ सेवा मंडल नाम की ये संस्था मंदिर से महज 30 मीटर की दूरी पर भंडारे का आयोजन करती है। करनाल के लोग अपनों के इंतजार में बिलख रहे हैं। कितने चले गए, कितने चले गए, लग जाएगा पता आ जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें।
कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, कोई पता नहीं। केदारनाथ में तबाही की खबर आने के बाद से ही हरियाणा के करनाल के इन लोगों की नींद उड़ी हुई है। बदहवासी में कोई फोन पर जानकारी लेने में जुटा हुआ है तो किसी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। का कोई पता नहीं चल रहा, बहुत दुखी है। ये सभी उन लोगों के परिजन हैं जो केदारनाथ मंदिर के करीब श्रद्धालुओं के लिए भंडारे के आयोजन के लिए करनाल से रवाना हुए थे, लेकिन तबाही के बाद से ही किसी का कोई अता पता नहीं है। बताया जा रहा है कि 5 जून को गए जत्थे में कुल 22 लोग शामिल थे। केदारनाथ दरबार पे भंडारा लगता था, 1 महीना लगातार। 5 तारीख के यहाँ से गए हुए हैं, उनका कोई पता नहीं अब तक भी वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालात में हैं। तबाही हुई है तो डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है जी। हमारे को रात को नींद नहीं आती, दिन का चैन नहीं, रात की नींद नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बिछड़े लोगों की खोज खबर के लिए परेशान ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की ओर से किसी तरह की मदद नहीं मिली है। बिछड़े कुछ लोगों से थोड़े वक्त के लिए संपर्क हुआ था, लेकिन अब उनका भी कोई अता पता नहीं है। मेरा भाई गया हुआ था, 1 महीना हो गया, 1.25 महीना इनके साथ और भाई जी के साथ। उसका कोई संदेशा नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। चक्कर मार के तरीकों से ने कहा था अभी मैं खाली हो गया हूँ, मैं कल यहाँ से चलूँगा और 17 तारीख को सोमवार को यहाँ पहुँच जाऊँगा। उसके बाद हमारी उसके साथ फोन नहीं मिला, वहाँ भी फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कुछ बताएंगे आपको, उन्होंने हमारे को कुछ नहीं बताया। हम इतने दुखी है, बहुत ज़्यादा गरीब परिवार है हमारे को कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें। उत्तराखंड में आई भारी तबाही में कई लोग अपनों से बिछड़ गए हैं। मेरठ के पांडव नगर में रहने वाले ललित पंत अपने परिवार के साथ 12 जून को केदारनाथ के दर्शन करने गए थे। 2 लौटते वक्त गौरीकुंड में फंस गए हैं। अब परिवार को उनके सही सलामत लौटने का इंतजार है। उत्तराखंड में आई तबाही में ये साफ हो गया है कि कुदरत के आगे इंसान कितना बेबस और लाचार है। आशंका जताई जा रही है कि इस तबाही में हजारों जानें चली गई हैं और जो जिंदा है उन तक मदद पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है। मेरठ के पांडव नगर में रहने वाले फुटबॉल कोच ललित पंत अपनी पत्नी माधुरी पंत, बेटी मानसी पंत और भतीजी खुशी पंत के साथ 12 जून को केदारनाथ के दर्शन के लिए गए थे। लौटते वक्त उनका पूरा परिवार गौरीकुंड में फंस गया। हालात ये बताते हैं कि कई जगह वहाँ पे लाशें वगैरह पड़ी हुई हैं और वो बहुत परेशान है बेचारे, उनको खाने पीने को नहीं है। जो यहाँ से बिस्कुट बच्चों को लेके गए थे वही उनके पास खत्म हो गया है। अब वो 2-3 दिन से खाने पीने को भी कुछ नहीं है उनके पास। मेरठ में उनके रिश्तेदार परेशान हैं और सलामती की खबर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र से भी करीब 150 लोगों का जत्था हरिद्वार होते हुए 4 धाम की यात्रा पर निकला था, लेकिन इस जत्थे के ज्यादातर लोगों का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लापता लोगों के परिजन उनके आने के इंतजार में हरिद्वार में ही किसी तरह दिन काट रहे हैं। इन लोगों की आंखें भी अपनों के इंतजार में दिन गिन रही हैं। ये लोग महाराष्ट्र के पुणे और नासिक के रहने वाले हैं। 45 लोग हरिद्वार से 4 धाम की यात्रा पर निकले थे, जबकि 59 लोग नासिक से निकले थे। ज्यादातर केदारनाथ पहुंच गए थे और वहां से बद्रीनाथ के लिए निकलने वाले थे, लेकिन कुदरत ने कहर बरपाया और किसी का कुछ पता नहीं चल पाया। 45 लोग गेले आमचे, काय पता नाही, आम्ही चिंता करीत बसलो इथं। काय ऊपर संपर्क भी होत नाही, फोनचा काहीच नाही, कॉन्टॅक्ट होत नाही अजिबात। हमारे जो 2 धाम को गए थे, केदार और बद्री, और शनिवार को सुबह निकले थे। 55 लोग थे। वो क्या गए अभी तक केदारनाथ का जो ज़्यादा टाइम बीच गिर गया, जब से उनका जब कांटेक्ट होगा, अभी तक कांटेक्ट कुछ होगा नहीं उनका। हमको चिंता खा रही, अभी तक वो आए नहीं। अभी 8-9 दिन हो गए। नासिक के करीब शिंगणापुर में 77 यात्रियों का एक तीसरा जत्था भी 4 धाम के दर्शनों के लिए रवाना हुआ था, लेकिन किसी की कोई खबर नहीं है। इसी बस से सभी हरिद्वार पहुंचे थे और यहां से दूसरी बस में सवार हुए थे। यात्रियों का सामान इन बसों में ज्यों का त्यों रखा हुआ है। तबाही के सैलाब के बाद पहली बार एबीपी न्यूज आपको बताने जा रहा है कि केदारनाथ मंदिर के अंदर क्या हुआ। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने केदारनाथ से बचाकर लाई गई महिला बबीता से बात की है। बबीता बता रही है कि क्या हुआ था उस वक्त जब सैलाब आया था और सैलाब के बाद मंदिर के अंदर अब क्या कुछ बचा है।
16 तारीख को रात को 8 बजे पहले पानी का पूरा सैलाब आया और हम लोग गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, वहाँ पे बिरला गेस्ट हाउस मंदिर के बिल्कुल सामने है। और उसमें हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, एकदम से अचानक से पानी भर गया हमारे घर में आके। तो 2 जन तो मेरे दरवाजा खुला और फोर्स से पूरे बह गए, वो मिले नहीं हमें। फिर हम लोग 6 जन बाकी थे, हम लोग पहले माले पे भाग के गए, कैसे कैसे हम लोग ऊपर चढ़े, फिर हम लोग रस्सी से नीचे कूदे, मंदिर तक भागे। आप लोग जो उसके गेस्ट हाउस के ऊपर से रस्सी से नीचे कूदे? हाँ, चद्दर की रस्सी बनाई हमने, ऊपर फिर चद्दर से रस्सी कूद के हम लोग आए नीचे, फिर उधर से हम लोग कैसे कैसे लोग आए, हम लोग को मंदिर तक लेके गए, मिट्टी में हम लोग तैर के गए ऊपर। मंदिर में हमारे वो 2 जन जो खो गए थे वो मिले फिर उधर हम लोग को। अच्छा, लेकिन मंदिर का तो हमने देखा है चबूतरा वबूतरा सब बह गया था। दूसरे दिन सुबह जो आया, सुबह 6:30 बजे जो आया, ये एक दिन पहले की बात है, ये रात की बात है। रात को सब मंदिर ठीक था एकदम। सोमवार को सुबह 17 तारीख को सुबह जो आया उसने मंदिर पूरा नष्ट कर दिया। उस समय हम मंदिर के बाहर चले गए थे हमारे पंडित के घर पे, पर वहाँ फिर वापस आ गया। तो हम लोग उस समय उसके घर पे थे, वहाँ भी आ गया, फिर हम छत पे भागे। फिर जब वो थोड़ा नीचे गया तब हम लोग मंदिर की तरफ गए तो देखा मंदिर पूरा नष्ट हो गया, खाली बीच का शिवलिंग बचा है। आपने मंदिर देखा है? मंदिर के अंदर क्या था? क्योंकि शिवलिंग है वहाँ पर, नंदी थे। बीच का शिवलिंग है, नंदी टूट गया है। नंदी का सिर्फ वो स्टैचू पड़ा है, बट पूरा ऐसे टूट गया। बड़ा नंदी बना हुआ था, वो तो टूट गया। अंदर में जो मंदिर के अंदर का क्या नजारा? क्योंकि अभी तक हमने बस भरा हुआ है, सिर्फ पूरा मिट्टी बालू भर गई है। मतलब आपके मुताबिक मंदिर में एक बार फिर से अगर आपसे जाना चाहेंगे, क्योंकि हमने मंदिर की फोटोग्राफ देखी है, क्योंकि हम अभी वहाँ पर कोई पहुंच नहीं पाया, आप लोग वहाँ से आ रहे हैं, तो मंदिर के अंदर का क्या हालत है? मंदिर के बाहर का हम लोगों ने देखा है। अंदर भी जो बाहर वाला रूम है जिसमें 5 पांडवों की फोटो लगी हुई है मूर्ति, वो पूरा बर्बाद हो गया है। खाली अंदर बीच में शिवलिंग को छू के पानी बाहर आ गया है, बीच में जहाँ पे शिवलिंग है वो बचा हुआ है बस, और बाकी पूरा मंदिर सब उसकी वॉल्स दरवाजे सब टूट चुके हैं। अगर मंदिर के अंदर एक बार आपसे भी जानना चाहूंगा, मंदिर के अंदर जब एंटर करते हैं तो पांडवों वाला जो रूम है, उसके बाद में है शिवलिंग है, तो उसके बाद में एक छोटा सा रूम है, वो भी पूरा मतलब वो ठीक है ऐसे मार्बल है, और उसके अंदर एक शिवलिंग है, तो सिर्फ शिवलिंग है और बाकी सब पूरा नष्ट हो गया है। तो मतलब मंदिर के अंदर भी नुकसान पहुंचा है? बहुत नुकसान है। ये 4 दिन गुजरे कैसे हैं आप लोगों ने? रहे क्या फील? पानी, बिना खाना, बिना सोने, हम लोग बस दोबारा इस बात को याद नहीं करना चाहते। उस दौरान तो आप जब बाहर निकले होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको डेड बॉडीज, हजारों डेड बॉडीज देखी हमने, बहुत हमारे सामने बह रहे थे लोग, बहुत बह रहे थे। नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक जो आधिकारिक आंकड़ा है, नहीं आधिकारिक जो आंकड़ा है वो जो 100 के आसपास कह रहे हैं। नो, दिस इज वेरी रॉन्ग। हजारों आदमी तो ऊपर से नीचे उतर रहे थे जो रास्ते से, वहाँ पे मरे हैं। हजारों आदमी ऊपर केदारनाथ में मरे, बहुत गलत है 100 का आंकड़ा जो है, कम से कम 2-3 हजार आदमी मरे। और केदारनाथ का आप ये सिर्फ बात कर रही हैं? हाँ। बिहार के पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे भी परिवार समेत केदारनाथ की यात्रा पर गए थे। उनके परिवार के 5 सदस्यों की मौत हुई है। उन्होंने लौटने के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाई है तबाही की। मैं 4 दिनों तक 4 रात अपने 15 सदस्यों के साथ गया था। 5 हमारे ट्रेसलेस हैं, वो मलबे में दबे हुए हैं, हमें ज़्यादा अनुमान है। 2 मंदिर के, केदारनाथ मंदिर के सामने लाश पड़ी हुई है, जो एसडीएम को चिन्हित करा दिया है हमने। 2 हमारे साड़ू हैं और उनकी वाइफ है। मैं अपनी पत्नी, बेटे, बहू सबके साथ, और 5 हमारे 3 सिक्योरिटी गार्ड हैं, 2 हमारा एक भतीजा है, एक और है। 3 बार अटैक आया वहाँ। 15 तारीख को सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ की सरकार और प्रशासन पूरी तरह फेल्योर है। इसलिए मैंने प्रत्यक्ष जो चीज़ों को देखा है, रात में जिस प्रकार से 13 तारीख को हम लोग यहाँ से प्रस्थान किए बद्रीनाथ, डीएम से लगातार बात हो रही थी, मेरे कार्यक्रम आए थे। हमने कहा कि मानसून की हालत ठीक है ना? उन्होंने कहा नहीं, आप जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर का वहाँ आज व्यवस्था नहीं होगा, स्ट्राइक हो गया है। उनको अगर 14 तारीख 12 को मानसून का पता चल गया था कि अगले 3 दिनों में 48 घंटे में भयानक वृष्टि होगी और हर प्रकार के कैजुअलिटी हो सकते हैं, उनको रोक देना चाहिए था। हमारे जैसे अन्य लोगों को भी जो नीचे से गौरीकुंड से जाता है, तुरंत रोकना चाहिए था कि कोई यात्रा नहीं, तो आज हजारों लोग नहीं मरते। और मैंने अपने आंखों से मलबे पर 3 रात
उस लाश पर बिताया है। जो लाशें मंदिर के अंदर हम लोग सुरक्षा, पहला धक्का लगा, जो घरों में प्रवेश किया, हमारी पत्नी बच्चे सबको निकाल करके, पूरे मलबे थे, और मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में जब रात में उसमें टेलीफोन से सभी जगह सूचना दी गई, रुद्रप्रयाग के डीएम से लेकर के बिहार और उत्तराखंड और होम मिनिस्ट्री को भी, कि जल्दी यहाँ रिलीफ भेजिए, मॉर्निंग होते होते, नहीं तो और भी डिजास्टर हो सकते हैं। लेकिन किसी ने कोई चीज नहीं सुना और न तो कोई तैयारी रखा। मुझे लगता है सबसे पहला फॉल्ट तो सरकार की यहाँ उत्तराखंड की है। उनको किसी भी हालत में रास्ता, यात्रा को रोक देना चाहिए था। 13 तारीख से ही, 14 तारीख से यात्रा नहीं हो, ये सबसे बड़ी बात हुई। हजारों लोग उसमें बसते, मैंने आंखों पे देखा, मंदिर में 700-800 लोग थे। मेरे सामने मैं भी डूब चुका था और सांस टूट गई थी। किसी तरह से हमको कोई ऑक्सीजन देके, कपूर दे करके बचाया। मेरे पोते छोटे दोनों, सब लोग, परिवार के लोग, 4 रात भींगे हुए, शरीर में कोई कपड़ा नहीं, भूखे प्यासे, जो हालत मैंने जीवन में ऐसा हादसा नहीं देखा था। उत्तराखंड की तबाही में सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बर्बादी के बीच ऋषिकेश के रास्ते से ही वापस लौट आए। सुनिए भोपाल के एक परिवार की आप बीती, जो अपनों के बीच लौटकर खुद को खुशनसीब कह रहे हैं। ये है भोपाल का गुप्ता परिवार। भगवान केदारनाथ के दर्शन की आस लिए ये परिवार भी केदारधाम की यात्रा पर निकला था, लेकिन भारी बारिश और तबाही की वजह से ये ऋषिकेश से आगे नहीं बढ़ पाए। केदारनाथ के दर्शन की आस तो अधूरी रह गई, लेकिन सुकून इस बात का है कि सही सलामत घर लौट सके हैं। गुप्ता परिवार ने ऋषिकेश में जो कुछ भी देखा वो बताने के लिए काफी है कि उसके आगे लोगों पर मुसीबतों के पहाड़ किस कदर टूटे हैं। मैं साथ रामेश्वर गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आप तो शायद ऊपर जा नहीं पाए थे, तो आपने वहाँ जो ऋषिकेश में जो मंजर देखा उस दरमियान कैसा था वो? ऋषिकेश का मंजर बहुत खराब था और एक दिन पहले हम लोग 17 तारीख को वहाँ गए थे तो पूरा वहाँ बंद था, आगे जाम था पूरा ऋषिकेश से। और वहाँ जब देखा दृश्य बाहर से ही, तो गंगा का स्तर जो था वो लक्ष्मण झूला के बिल्कुल उससे चिपक के चल रहा था। तो उन लोगों ने वहाँ का टूर बंद कर दिया था कि आगे लक्ष्मण झूला, राम झूला कोई अलाउ नहीं है, आप लोग रिटर्न होके चले जाइए। तो हम लोग 4-6 घंटे ऋषिकेश में फंसे भी रहे। इसके बाद हम शाम तक यहाँ से वापस आए। फिर 18 तारीख को हम 12 बजे वहाँ से रिटर्न फिर गए, क्योंकि दर्शन तो हमने कहा ऋषिकेश और नीलकंठ के दर्शन हम लोग कर आए। ये बिटिया के साथ बैठ के कैसा लग रहा है? वापस पोती के साथ आके बहुत अच्छा लग रहा है, घर में बहुत अच्छा सुकून महसूस कर रहा है। यात्रा पे नहीं जा पाए, इसका दुख तो है कि दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन घर में आके बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इनको इस बात की खुश जरूर है कि हम लौट के आ गए, अपने लोगों के बीच में हैं, मगर इस बात का मलाल भी है कि वो यात्रा अधूरी छोड़ के आए हैं। मगर ये सब दुआ कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ फंसे हैं वो सकुशल अपने परिवार वालों के बीच आ जाएं और ऐसे ही सुख चैन की जिंदगी आगे बिताएं।